नमस्ते एवरीवन। स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। पढ़ रहे थे दोस्तों BHIC 133 इसका कोड है। इसमें यूनिट नंबर 11 ग्रामीण समाज अपना चल रहा था। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। लास्ट टॉपिक बज रहा था अपना कृषक वर्ग। ठीक है, तो कृषक वर्ग में किसान मुख्य रूप से सीधे खेती से जुड़ा हुआ था। किसान ग्रामीण समाज का मुख्य वर्ग था और उससे वसूले गए राजस्व से ही राज्य की ज़रूरतें पूरी होती थी। किसानों को अपनी उपज का अधिकांश हिस्सा राजस्व के रूप में देना पड़ता था। अधिकांश किसान मुश्किल से अपना जीवन यापन कर पाते थे। तो कृषक वर्ग के भूमि संबंधी अधिकारों के बारे में अपन पढ़ते हैं। किसानों के पास स्वयं की भूमि पर राज्य द्वारा सीमित अधिकार दिए गए, लेकिन किसान अपनी इच्छानुसार भूमि खरीद व बेच नहीं सकता था। जब तक किसान खेती करता था तथा समय पर भू राजस्व जमा कराता था, तब तक जमींदार व मुगल प्रशासन किसान को उसकी जमीन से बेदखल नहीं करता था। भूमि के उत्पादन पर तरह तरह के दावे प्रस्तुत किए गए थे। समकालीन ग्रंथों से पता चलता है कुछ किसान पीड़ित होकर अपने खेतों को छोड़कर भाग गए थे और सामूहिक रूप से जाकर अन्य स्थानों पर बस गए। इस प्रकार के पलायन का कारण बाढ़ अथवा प्राकृतिक प्रकोप हुआ करता था। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, कृषक वर्ग का स्तरीकरण मतलब कैटेगराइजेशन। तो दोस्तों, किसानों का जो वर्गीकरण उनकी संपत्ति व सामाजिक हैसियत के हिसाब से किया जाता था। बड़े किसानों के पास ज़्यादा संसाधन होते थे। उनके पास में बीज खरीदने के पैसे, अच्छे उर्वरक और अच्छी ज़मीनें तथा कृषि यंत्र बढ़िया बढ़िया हुआ करते थे। तो ज़्यादा ज़मीन पर भी वो खेती कर सकते थे। ठीक है, उनके पास में ज़्यादा खेत थे और वे अपने खेतों में मजदूरों से काम करवाते थे। अमीर किसान या फिर बड़े किसान। बड़े किसान मुखिया के रूप में अन्य किसानों से कर वसूलते थे। ठीक है, देखो गुजरात में जो किसान थे ना, बड़े किसान, उनको पटेल या फिर मुकद्दम कहा जाता था। तो पटेल मुकद्दम कानून व्यवस्था भी देखते थे और किसानों से भी कर वसूलने का काम करते थे बड़े किसान। सरकारी आंकड़ों में बड़े किसानों व छोटे किसानों का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होता था। बड़े किसानों के नाम पढ़ते हैं दोस्तों। बड़े किसानों को उत्तरी भारत में खुद कास्ट, ठीक है, खुद कास्ट कहा जाता था। राजस्थान में घरूहल, घरूहल राजस्थान में बड़े किसानों को, और महाराष्ट्र में मिरासदार। ये तीन नाम आपको ध्यान में रखने हैं बड़े किसानों के नाम। गरीब किसानों के नाम, गरीब किसानों को क्या कहा जाता था? उत्तर भारत में गरीब किसानों को रेजा रियाया कहा जाता था। राजस्थान में पालती और महाराष्ट्र में कुनबी गरीब किसानों को कहा जाता था। मध्यकाल में अधिकांश हिस्सों में भू राजस्व का भुगतान नगद के रूप में होता था, अतः किसानों को मजबूरी में अपनी फसल बाजार में ले जाकर व्यापारियों को बेचनी पड़ती थी। नगदी फसल उगाने वाले अमीर किसान हमेशा फायदे में रहते थे, क्योंकि वे ऊंचे दामों पर अपनी फसल बाजार में बेच दिया करते थे। जिन गरीब किसानों के पास वित्तीय संसाधन कम होते थे, वे खाद्यान्न फसलें उगाते थे, अतः उनको खाद्यान्न फसलों का बाजार मूल्य भी कम मिलता था। अतः उनको बाध्य होकर, मजबूर होकर महाजनों से उधार लेना पड़ता था, छोटे किसानों या गरीब किसानों को। और इस प्रकार से कभी कभार तो वो ऋण के जाल में भी फंस जाया करता था। गरीब किसान नकदी फसल नहीं उगा सकता था, क्योंकि उसके पास में अच्छी किस्म का बीज नहीं था, उर्वरक नहीं था, फर्टिलाइजर नहीं था, सिंचाई यंत्र व अच्छी भूमि उपलब्ध नहीं थी। भू राजस्व की नगद मांग के कारण संपन्न किसान व गरीब किसान के बीच असमानता इकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अमीर किसानों व गरीब किसानों पर अलग अलग भू राजस्व कर लगाया जाता था, जिससे गरीब किसानों का शोषण हुआ। और विभाजन का यह जो आधार था ना, आर्थिक होने के साथ साथ जातिगत बंधन और गोत्रीय संबंधों के आधार पर भी किसान बटे हुए थे। जैसे कि खुद कास्ट, मिरासदार और दक्कन में थालवेक का भेद, उत्तरी भारत में पाई और महाराष्ट्र में ऊपरी किसानों के साथ में भेद, मतलब अलग अलग थे। ये जातियों के हिसाब से भी किसानों का वर्गीकरण हम देखा है। ठीक है, तो दोस्तों जो सामाजिक दृष्टि से निम्न किसान थे, ठीक है, तो दूसरों की जमीनों पर काम करते थे। निम्न श्रमिक वर्ग की संख्या भारत की ग्रामीण जनसंख्या में काफ़ी अधिक थी। समकालीन साहित्य में उनको चमार, बलाहार, थोरी, धानक कहा गया, जो कि सामाजिक दृष्टि से निम्न श्रेणी में आते थे, जिनके पास में पैसे कम होते थे। ये लोग जमींदारों के खेत में बुआई व कटाई के समय सस्ती दरों पर मजदूरी करते थे। कृषि लागत में कमी के कारण कृषि के अधिशेष उत्पादन में वृद्धि हुई। निम्न जाति के मजदूरों का शोषण राज्य, जमींदार और किसान एक साथ मिलकर करते थे। ठीक है, बड़े किसान, राज्य और जमींदार मिलकर जो निम्न जाति के मजदूर थे उनका शोषण होता था।
ग्रामीण समुदाय, एक गांव के अधिकांश किसान एक ही जाति के होते थे। इन गांव को एक परिवार के द्वारा बसाया जाता था। खेत का मालिक एक विशेष किसान होता था। राजस्व निर्धारण वसूली करते समय गांव को एक इकाई मान लिया जाता था। पटवारी के बही खाते में किसानों के उत्पादन तथा राजस्व अदायगी का हिसाब किताब लिखा होता था। पटवारी किसानों के राजस्व को एक सामूहिक निधि कोष में डाल देता था। इस कोष से गांव का संपूर्ण भू राजस्व, गांव के सामूहिक खर्च व अन्य शुल्कों का भुगतान किया जाता था। महाजन से लिया गया ऋण भी इसी कोष से चुकाया जाता था। गांव के ताकतवर लोग मिलकर ग्राम पंचायत बनाते थे। ग्राम पंचायत भूमि से संबंधित विवादों को हल करना, ठीक है। ग्राम पंचायत के क्या क्या काम थे? जो गांव की जमीन होती थी, अगर किसी की लड़ाई चल रही है तो उस लड़ाई को सुलझाना, बंजर भूमि की देखभाल करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना, चोरी की गई वस्तु को खोजना, ग्राम पंचायतों का काम था मध्यकालीन भारत में। जब तक ग्राम पंचायत सही से काम करती थी तब तक राज्य इस पर कोई भी दमनात्मक कार्रवाई नहीं करता था। महाजन कृषि उत्पादन। अब दोस्तों महाजन के बारे में पढ़ते हैं अपन, महाजन के बारे में पढ़ते हैं। महाजन कृषि उत्पादन से सीधा संबंध नहीं रखता था, लेकिन उसकी कृषि से संबंधित कार्य में इसकी भूमिका हुआ करती थी। महाजन राज्य और किसानों के बीच में मध्यस्थ का काम करता था, ठीक है। इसके बीच में, राज्य और किसानों के बीच में। महाजन किसानों को बीज व कृषि यंत्र खरीदने हेतु लोन देता था। महाजन किसानों को राजस्व अदा करने व सामाजिक व पारिवारिक खर्चों को पूरा करने के लिए भी ऋण देता था। गांव में कारीगरों को फसल कटाई के समय फसल दी जाती थी, जो कारीगर थे, ठीक है। तो कारीगरों को जीवन यापन के लिए जब फसल की कटाई होती थी तब उनको कुछ फसल दे दी जाती थी। दक्कन व महाराष्ट्र में कारीगरों को बलूतेदार कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। दक्कन व महाराष्ट्र में जो कारीगर थे उनको बलूतेदार कहा जाता था। मुगल साम्राज्य में कारीगरों की सामुदायिक संरचना विद्यमान थी। अब दोस्तों कृषक वर्गों के अंतर संबंध के बारे में अपन पढ़ते हैं। आज का अंतिम टॉपिक, जमींदारों को जागीरदारों का भरण पोषण किसानों द्वारा उपजाए गए अनाज के अधिशेष उत्पादन से होता था, अतः ये दोनों मिलकर किसानों का शोषण किया करते थे। जमींदार गांव के किसानों पर ज़्यादा अत्याचार इसलिए नहीं करता था क्योंकि उसे भय था कि किसान गांव छोड़कर न भाग जाएं, इससे उसकी आय पर असर पड़ सकता था। अगर जमींदार गाँव के किसानों से अगर दुश्मनी रखता, ठीक है, और तंग करता किसान को, तो हो सकता है गाँव का जो किसान है वो अपनी ज़मीन छोड़कर भाग जाए। तब जमींदार को पैसा कहाँ से मिलेगा? तो जमींदार की आय पर कोई असर ना पड़े, इसके लिए जमींदार ने बहुत ज़्यादा तंग नहीं किया गांव के किसानों को। बर्नियर के अनुसार, इतिहासकार बर्नियर जो कि भारत में 17वीं शताब्दी में आया था, तो इसके अनुसार जागीरदार गवर्नर राजस्व ठेकेदार किसानों का सिर्फ खून चूसना जानते थे ताकि किसान तंग होकर अपनी जमीन छोड़कर भाग जाएं। जवाहरमल के अनुसार जागीरदार किसी भी जमींदार को पद से हटा सकता था। जागीरदार किसी भी जमींदार को अपने नौकरी से हटा सकता था। कौन बोल रहा है? इतिहासकार जवाहरमल। इरफान हबीब के अनुसार अगर किसान जमीन छोड़कर भाग भी जाए तो जागीरदार उन्हें वापस बुलाने की क्षमता भी रखता था। 17वीं शताब्दी के अंत में किसानों से अधिक भू राजस्व वसूलने हेतु जागीरदारों 17वीं शताब्दी के अंत में जागीरदारों ने सोचा कि किसानों से ज़्यादा कर वसूला जाए, ठीक है, क्योंकि मुगल सम्राट की तरफ से भी दबाव पड़ता था। तभी तो जागीरदार विवश मजबूर होते थे, किसानों पर कर की जो दर थी वो बढ़ा देते थे, और इस हेतु वो किसानों पर कई बार बल का प्रयोग भी करते थे। फलतः मुगल काल में खेती के प्रसार में बाधा आई तथा जागीरदार व किसानों के मध्य संबंध खराब हो गए। कृषक वर्ग में गहरी असमानता होने के कारण यह वर्ग शोषकों के प्रति जो शोषण करते थे, ठीक है, उनके प्रति संगठित नहीं हो पाया। देखो, जो गरीब किसान था, अमीर किसान था, इसके बीच में असमानता थी, ठीक है। गरीब किसान और गरीब होता चला गया। महाजन से जब वो पैसा लेता था समय पर नहीं चुका पाता था, ठीक है, तो भाई गरीब किसान और गरीब होता जाएगा। और अमीर किसान नकदी फसल उगाता था, मार्केट में बेचता था, बड़ा दाम मिलता था, और गरीब किसान का भी शोषण करता था। तो दोनों संगठित नहीं थे, अमीर किसान और गरीब किसान। तो किसानों का जो शोषण कर रहे थे उनके प्रति किसान संगठित नहीं हो पाए। इस विभाजित वर्ग में मध्यकालीन निरंकुश राजतंत्र से लड़ने की क्षमता नहीं थी। कृषक वर्ग दो कारणों से विद्रोह कर रहे थे। पहली बार राजस्व मांग बढ़ाने के कारण, दूसरा कारण जागीरदारों को किसानों द्वारा दमन किया जा रहा था। जागीरदारों द्वारा
किसानों का, ठीक है, किसानों का दमन किया जा रहा था। किसान इन विद्रोहों में जमींदारों का साथ दे रहे थे। औरंगजेब के शासनकाल में भी इस प्रकार के विद्रोह हुए। औरंगजेब के शासनकाल यानी कि 1658 ईस्वी से लेकर सन 1707 ईस्वी तक औरंगजेब का शासनकाल था, जिसमें एक तो जाट विद्रोह प्रमुख हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मथुरा के जाटों ने किया था। और मथुरा के जाटों ने स्थानीय जमींदार गोकुला के नेतृत्व में जाट विद्रोह किया था। कब? सन 1669 ईस्वी में, 1669 में यह विद्रोह किया था। ठीक है, इसी प्रकार से 1672 ईस्वी का सतनामी विद्रोह जो कि नारनौल के क्षेत्र में हुआ था, ये भी औरंगजेब के शासनकाल में हुआ है। तो दोस्तों BHSC 133 का यूनिट नंबर 11 अपना एंड हो चुका है। ठीक है, मिलते हैं यूनिट नंबर 12 में, तब तक के लिए गुड बाय।